नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर तक्षशिला स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा कि पटवारी की वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो चुका है, जिसका नोटिफिकेशन 1-2 महीने में डल ही जाएगा। तो दोस्तों, इस वैकेंसी में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक टॉपिक दिया गया है पंचायती राज के नाम से। तो दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में यहाँ पे समझेंगे हम और कंप्लीट टॉपिक देखेंगे। एक वीडियो सीरीज होगी जिसमें दोस्तों सभी चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था है क्या, इसके बारे में हमें समझना पड़ेगा और भारतीय शासन व्यवस्था में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और भारतीय शासन व्यवस्था में इसका यूज कहाँ पे है या यह है कहाँ पे। तो दोस्तों, हम पहले भारतीय शासन व्यवस्था को समझते हैं यहाँ पे कि भारतीय शासन व्यवस्था में क्या है। तो दोस्तों, पहले तो आपको बता दें कि कोई भी देश होता है तो उसकी एक ऐसी संस्था होती है जो संपूर्ण देश को कंट्रोल करती है। कंट्रोल करने का मतलब उस देश की वह संस्था संपूर्ण देश के लिए कानून बनाती है, वो उनका इम्प्लीमेंट भी करती है। जैसे भारत में भी ऐसी एक संस्था है या ऐसी एक इकाई है जो कि शासन की प्रमुख इकाई है। जैसे किस नाम से, तो संसद के नाम से हम जानते हैं। अब दोस्तों, संसद के नाम से जानते हैं ये भारत में क्या है, तो भारत में संपूर्ण क्षेत्र पर जो योजनाएं बनाती है उनका इम्प्लीमेंट करती है और शासन को कंट्रोल करके रखती है, इसे संसद के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों, संसद ऐसे ही सभी देशों में भी अलग अलग प्रकार से होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में इसे पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। ऐसे ही आप जापान में देखेंगे तो जापान को डायट के नाम से जाना जाता है, वहां पे वहां की संसद को तो डायट के नाम से बोला जाता है। ऐसे ही आप देखेंगे तो नेशनल असेंबली फ्रांस में मिलेगी आपको, तो इनके बारे में याद रखना है। ऐसे ही एक संस्था है, मूल संस्था जो शासन की है भारत में, इसे संसद के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों, संसद भारत का एक ऐसी संस्था होगी जो संपूर्ण शासन को व्यवस्थित रूप से चलाएगी। ऐसा कहाँ पे उल्लेख किया गया है, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में यहाँ पे उल्लेख मिलता है। किस चीज का मिलता है कि एक भारत में क्या होगी, संसद होगी जो कि भारतीय शासन व्यवस्था की मूलभूत इकाई होगी। अब दोस्तों, आर्टिकल 79 में इसका उल्लेख है और संसद के 3 पार्ट होते हैं। संसद के 3 पार्ट कौन कौन से हैं दोस्तों, तो पहला तो है यहाँ पे राज्यसभा और दूसरा है क्या, लोकसभा, और इसका एक तीसरा अंग होता है राष्ट्रपति, जो कि संसद का अभिन्न अंग होता है। उस शासन की संपूर्ण शक्तियां क्या होती हैं, तो संसद में निहित होती हैं और राष्ट्रपति इसका प्रधान होता है। तो अब दोस्तों, इनके बारे में समझने के पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारतीय शासन व्यवस्था को कैसे बनाया गया है। तो ये तो हो गई संघ स्तर पर जो व्यवस्था होती है वह कि एक संसद होगी संघ में, जिसका एक पार्ट क्या है, राज्यसभा है, एक पार्ट लोकसभा है और इसका राष्ट्रपति क्या है, अभिन्न अंग है। इसके बाद दोस्तों, आपको पता ही होगा कि संपूर्ण भारत को राज्यों में भी विभाजित किया गया है। तो हम पहले राज्य, यहाँ पे राज्यों की भी व्यवस्था देख लेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे राज्यों का क्या है, तो राज्यों का आप देखेंगे कि प्रत्येक राज्य में एक अपना स्वयं का क्या है, विधानमंडल है। अब ये विधानमंडल है तो ये कैसे बनता है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, एक होती है क्या, विधानसभा, एक होती है क्या, विधान परिषद। आगे हम देखेंगे कि ये विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में है, संपूर्ण भारत के सभी राज्यों में नहीं है। और इसका एक होता है क्या, राज्यपाल, जो कि राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। अब दोस्तों, इन्हीं राज्य विधानमंडलों के अंतर्गत एक व्यवस्था की गई है जिसे हम जानते किस नाम से, तो पंचायती राज के नाम से। पंचायतों को का उल्लेख कहाँ पे है या पंचायतों की व्यवस्था कहाँ पे है, तो इन्हीं राज्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत की गई है, जिसमें ग्राम स्तर पे क्या, ग्राम सभा, ब्लॉक या पंचायत स्तर पे पंचायत समिति और जिला स्तर पे क्या होती है, जिला पंचायत। दोस्तों, ये तो रही भारत की संपूर्ण शासन व्यवस्था, जिसमें हमने देखा था क्या, तो यहाँ पे एक संसद थी, संसद के बाद राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इनमें तो संघ में जो व्यवस्था है वो तो रही क्या, ये यहाँ पे क्या होता है, कानून इनके द्वारा बनाया जाता है संघ में, संसद के द्वारा,
उसे पारित भी किया जाता है और उसे के अकॉर्डिंग शासन को चलाया जाता है। ऐसे ही राज्य में क्या होता है, तो राज्य के लिए कानून कौन बनाता है, तो राज्य के लिए कानून संसद भी बना सकती है दोस्तों, लेकिन एक क्या होता है, राज्य विधानमंडल होता है। तो राज्य विधानमंडल के भी अंग होते हैं, क्या होता है, विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है, राज्यपाल होते हैं। और इन्हीं के अंतर्गत, जो राज्य विधानमंडलों के अंतर्गत यहाँ पे व्यवस्था मिलती है हमें किसकी, तो पंचायतों की, जिसमें क्या होता है, तो ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, और पंचायत स्तर पे पंचायत समिति, और जिला स्तर पे जिला पंचायत, ये होती है व्यवस्थाएं। अब दोस्तों इनके बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें दी गई हैं यहाँ पे। तो चलिए एक तरफ से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले बात हुई है किसकी, संसद की। तो संसद का भारतीय संविधान में उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो आर्टिकल 79 में भारत के संविधान में एक आर्टिकल है जिसमें व्यवस्था की गई है कि भारत में एक संसद होगी जो कि शासन की मूल इकाई होगी और यही भारत का संपूर्ण शासन क्या करेगी, चलाएगी। जिसका एक अंग क्या होगा दोस्तों, तो जिसका एक अंग होगा यहाँ पे राज्यसभा। अब राज्यसभा का उल्लेख कहाँ पे किया गया है, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। अब दोस्तों इसके बारे में समझते हैं कि राज्यसभा है क्या और इसे किस किस नामों से जाना जाता है। तो पहला तो इसके बारे में समझ लेना कि इसे किस नाम से, तो इसे उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। उच्च सदन राज्यसभा को विशेष है दोस्तों, इसके बारे में याद रखना कि राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही साथ इसे स्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है। तो एक और है क्या, तो स्थायी सदन। तो इसके दो नाम मिलते हैं हमें, क्या, एक उच्च सदन और दूसरा क्या, स्थायी सदन। ये दो सदन हो गए। इसके साथ ही साथ दोस्तों एक चीज और याद रखना कि स्थायी सदन इसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। और इसके साथ ही साथ इसके कभी भी संपूर्ण जो व्यक्ति होते हैं या संपूर्ण राज्यसभा होती है यह कभी भी विघटित नहीं होती है। इसके सदस्य जो पूरे सदस्य होते हैं वो कुल कितने होते हैं, तो इसमें कुल सदस्य होते हैं 245। और 245 जो सदस्य होते हैं दोस्तों, यह कभी भी संपूर्ण सदस्य इस्तीफा नहीं दे सकते हैं या संपूर्ण सदस्य क्या नहीं होते, निष्कासित नहीं होते। तो इसके बारे में समझना पड़ेगा। इसके क्या होते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य होते हैं जो वो यहाँ पर क्या होते हैं, रिटायर्ड होते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर्ड होते हैं दोस्तों। तो इसलिए इसे किस नाम से, तो स्थायी सदन के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज और याद रखना कि जो इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं, 245 होते हैं। इनमें से 12 सदस्य तो क्या होते हैं, राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, तो मनोनीत किए जाते हैं। और बाकी के सदस्य क्या होते हैं, तो राज्य विधानसभाओं के द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं। तो कितने चुनकर भेजे जाएंगे, 233। अब दोस्तों ये तो रही हमारी क्या, राज्यसभा। अब इसके बारे में एक चीज और याद रखना यहाँ पे कि आर्टिकल 80 में इसका उल्लेख किया गया है। इसके सभापति कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति इसके सभापति होते हैं। तो ये रहा हमारा यहाँ पे राज्यसभा के बारे में। अब दोस्तों हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या, लोकसभा कि लोकसभा के बारे में क्या क्या है। तो पहली चीज तो हमें समझनी पड़ेगी कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। अब दोस्तों लोकसभा को किन किन नामों से जाना जाता है, तो पहले तो हमें एक नाम मिलता है क्या, कि उच्च सदन क्या थी, राज्यसभा थी। तो ये क्या हुई, निम्न सदन, पहली चीज यहाँ पे। दूसरी चीज यहाँ पे एक क्या है, सेकंड है अस्थायी सदन। तो वो दोस्तों इसके बारे में याद रखना है, इसे किस नाम से, तो अस्थायी सदन के नाम से जाना जाता है। अब अस्थायी सदन के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और प्रत्येक 5 वर्ष में इसके चुनाव होते हैं। और चुनाव में क्या होता है कि नई लोकसभा को चुना जाता है। मतलब नए जो चुनाव होते हैं उन सदस्यों को मिला करके फिर से नई लोकसभा का गठन किया जाता है। तो प्रत्येक 5 वर्ष में इनके चुनाव होते हैं और संपूर्ण सदस्य इसमें क्या कर सकते हैं,
इसका इस्तीफा भी दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ संपूर्ण सदस्यों का रिटायरमेंट कितने 5 वर्ष में हो जाता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों एक चीज और इसके बारे में याद रखना कि लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें होते हैं 545 सदस्य, जिनमें से 2 सदस्य राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये कौन से होते हैं दोस्तों, तो एंग्लो इंडियन होते हैं। इनके बारे में भी याद रखना। एंग्लो इंडियन अगर आप नहीं जानते हैं इनके बारे में तो आगे लेक्चर आएगा पॉलिटी में, तो उसमें आप देख लेना यहाँ पे। और जो निर्वाचित होते हैं वो कितने होते हैं, तो 543 सदस्य यहाँ पे क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में भी याद रखना 543। अब दोस्तों ये रही हमारी क्या लोकसभा। अब हम समझते हैं यहाँ पे राष्ट्रपति। तो दोस्तों राष्ट्रपति जी के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं कि राष्ट्रपति जी के बारे में क्या दिया गया है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 में यहाँ पे बताया गया है कि भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा, जो भारतीय शासन व्यवस्था का संवैधानिक प्रधान होगा। कैसा होगा दोस्तों, तो संवैधानिक प्रधान होगा। तो इसके बारे में भी याद रखना कि संवैधानिक प्रधान होगा कौन, तो राष्ट्रपति। इनका उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो आर्टिकल 52 में मिलता है। और समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किस में होगी, तो राष्ट्रपति में निहित होगी। एक चीज ये भी याद रखना। अब दोस्तों हम यहाँ पे पॉलिटी पढ़ नहीं रहे हैं, तो इससे ज्यादा इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमने जो भी चीजें देखी हैं उन्हें तुरंत क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। और अगले नेक्स्ट हम राज्य की शासन व्यवस्था पे चलते हैं। और राज्य की शासन व्यवस्था के बाद सीधे चलेंगे हम क्या, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, तो वहां पे देख लेंगे। अब दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पे नोट हो चुका है, तो इसे हटा करके फिर से रिवाइज करते हैं। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों राज्यसभा के बारे में हमने क्या देखा था कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 में इसका उल्लेख मिलता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि इसमें कुल सदस्य संख्या कितनी होती है, तो 245 क्या होती है, सदस्य संख्या होती है, जिनमें से 12 क्या होती है, मनोनीत होते हैं। 12 मनोनीत होते हैं। तो फिर चुनाव किनका होता है, तो 233 का क्या होता है, यहाँ चुनाव होता है, या 233 क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। अब इसके नाम दोस्तों तो एक मिलता है हमें, क्या नाम इसका मिलता है, स्थायी सदन। दूसरा क्या मिलता है, तो उच्च सदन। अब आप लोग को पता होगा कि राज्य विधानमंडलों के द्वारा यहाँ पे क्या होते हैं, सदस्य भेजे जाते हैं या इसमें निर्वाचित होते हैं। तो इतनी चीजें क्या है इसमें जो हमारी राज्यसभा में यहाँ पे मिलती हैं दोस्तों। इसके साथ ही साथ एक चीज और याद रखना कि इसका चुनाव प्रक्रिया कैसे होती है, तो ये चुनाव प्रक्रिया होती है एकल संक्रमणीय। एकल संक्रमणीय, तो इस चीज के बारे में भी याद रखना। एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा इनका क्या होता है, तो यहाँ पे चुनाव होता है, जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में भी इसी प्रक्रिया का यूज किया जाता है। तो ये तो रही हमारी यहाँ पे किसके बारे में, तो राज्यसभा जो कि उच्च सदन है, इसके बारे में। अब दोस्तों लोकसभा के बारे में तुरंत देख लेते हैं, उसके बाद सीधे राज्य विधानमंडलों पे चलेंगे। तो इसे किस नाम से, तो यहाँ पे निम्न सदन के नाम से जानते हैं, निम्न सदन। इसके बाद अस्थायी सदन, अस्थायी सदन के नाम से भी इसे जाना जाता है। और किस नाम से इसे जानते हैं, तो और हम यहाँ पे दो नाम हो गए इसके। और इसके साथ ही साथ भारतीय संविधान के आर्टिकल 81 में इसका उल्लेख मिलता है। और इसके साथ ही साथ और क्या है, तो 545 क्या है, इसमें कुल मिला के सदस्य होते हैं, जिनमें से 2 राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत होते हैं। ये कौन से होते हैं, तो एंग्लो इंडियन होते हैं। और 543 सदस्य क्या होते हैं, तो ये चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं, ये होते हैं। अब इसके बाद दोस्तों आर्टिकल 52 में क्या है, तो राष्ट्रपति जी का उल्लेख किया गया है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या दिया गया है यहाँ पे, तो राज्य के विधानमंडल। चलिए दोस्तों ये रही राज्यों की विधानमंडल, इसके बारे में समझते हैं कि संपूर्ण भारत को आप जानते हैं कि यहाँ पे कई राज्यों में विभाजित किया गया है। 28 टोटल राज्य हैं। तो राज्यों की एक अपनी शासन व्यवस्था चलती है दोस्तों। तो राज्यों की शासन व्यवस्था, इसमें दोस्तों देखेंगे कि राज्य का जो विधानमंडल है इसमें क्या क्या होता है, उसका उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पे किया गया है, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 168 में राज्य विधानमंडल के बारे में बताया गया है
कि जिसमें क्या होगा, एक लोकसभा होगी और उसके क्या होंगे, राज्यपाल होंगे। ऐसा कहाँ पे, तो आर्टिकल 168 में बताया गया है। अब दोस्तों इसके बारे में एक चीज याद रखना कि जो विधानसभा है इसका उल्लेख कहाँ पे, तो आर्टिकल 168 में किया गया है। लेकिन जो विधान परिषद है यह संपूर्ण भारत के सभी राज्यों में नहीं है। इसका उल्लेख कहाँ पे, तो आर्टिकल 169 में मिलता है। और दोस्तों आर्टिकल 169 कहता है कि यदि राज्य चाहे तो इसको अपने राज्य में स्थापित कर सकता है। इसका मतलब यह है कि राज्य की विधानसभाओं में जो विधान परिषद है उसका उल्लेख नहीं होता है। अगर राज्य स्वयं की इच्छा से चाहे तो विधान परिषद बना सकता है। तो इसको कैसे बनाया जाता है और कहां कहां पे है, तो दोस्तों भारत के संपूर्ण राज्यों में से सिर्फ 6 ऐसे राज्य हैं जिनमें विधान परिषद का उल्लेख मिलता है। पहला क्या है दोस्तों, तो पहला है आंध्र प्रदेश एपी, जहां पे क्या है, तो राज्य विधान परिषद है। इसके साथ ही साथ तेलंगाना दूसरा वो राज्य जहां पे क्या है, विधान परिषद है। उसके साथ ही साथ बिहार, यहाँ पे विधान परिषद है। और चौथा क्या है, मिलता है हमें यूपी, यहाँ पे भी विधान परिषद का उल्लेख किया गया है या विधान परिषद है। इसके साथ ही साथ दोस्तों महाराष्ट्र में भी क्या है, विधान परिषद है। और इसके साथ ही साथ लास्ट राज्य है कर्नाटक में भी क्या है, तो विधान परिषद है। तो दोस्तों ये 6 राज्य हैं जहां पे विधान परिषद है। तो इसका भारतीय संविधान में उल्लेख कहां पे मिलता है, तो 169 में। अब दोस्तों एक चीज और यहाँ पे बोली गई है कि आर्टिकल 153 में एक क्या होगा, के अकॉर्डिंग एक राज्यपाल होगा जो कि राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होगा। और राज्य विधानमंडल की संपूर्ण शक्तियां किसमें, तो राज्यपाल में निहित होंगी। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये व्यवस्थाएं की गई हैं कहाँ पे, तो राज्य के विधानमंडल में क्या होता है, तो एक विधानसभा होती है। और इस विधानसभा का उल्लेख कहाँ पे, तो आर्टिकल 168 में। और राज्यपाल इसका अभिन्न अंग होगा, ये भी 168 में ही बताया गया है। लेकिन जो राज्यपाल का पद होता है वो आर्टिकल 153 में बताया गया है। ऐसे ही राज्यों में विधान परिषद हो सकती है, कब हो सकती है, जब राज्य चाहे। तो इसके लिए कौन बनाता है, तो इसके लिए संसद बनाती है। लेकिन राज्य विधानसभा यहाँ पे संकल्प पारित कर दे कि हमें राज्य में विधान परिषद चाहिए, तो राज्य विधान परिषद को कौन बनाएगा, तो संसद बना के यहाँ पे राज्य को देती है। कुल कितने राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद है, तो 6 राज्य हैं। आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है और कर्नाटक है। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं जिस टॉपिक के बारे में हमारी बात चल रही है यहाँ पे, किसकी, तो पंचायतों की, या पंचायत कहाँ पे भारतीय शासन व्यवस्था में इसका उल्लेख किया गया है। तो पहले हमने देखा कि संघ व्यवस्था है या देश की जो संघ स्तर पर राजनीतिक व्यवस्था है, उसके बाद क्या आ जाता है, तो राज्य स्तर पर राज्य मंडल की जो व्यवस्था है उसके बारे में। और इसके बाद यहाँ पे पंचायतों का उल्लेख मिलता है राज्यों के अंदर, जिसमें 3 चीजें दी गई हैं दोस्तों। ग्राम स्तर पे ग्राम सभा, पंचायत स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति, और जिला स्तर पे क्या मिलता है हमें, जिला परिषद। तो दोस्तों इनके बारे में देखते हैं हम, और इनका उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ कहाँ पे मिलता है और कैसे मिलता है। संपूर्ण टॉपिक हमारा इन्हीं पे चलना है, तो इसके बारे में देखते हैं हम यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हम थोड़ा सा कि भारतीय संविधान में कैसे इसका उल्लेख हुआ और क्या क्या हुआ। तो संविधान सभा, दोस्तों संविधान सभा के बारे में आपको पता होगा यहाँ पे कि इसकी स्थापना या इसे कब बनाया गया था, तो 6 दिसंबर 1946 में इसका क्या किया गया था, तो इसकी स्थापना की गई थी, किसकी, संविधान सभा की। अब दोस्तों संविधान सभा ने किया क्या यहाँ पे, तो एक चीज आप लोग को पता होगी कि 2 वर्ष 11 माह 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो दोस्तों यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूं, तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना आप लोग कि संविधान सभा ने किया क्या है। तो संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया है, पहली चीज तो यही समझ लेना।
संविधान का क्या किया, निर्माण किया, और जिसमें क्या तो 2 वर्ष का समय लगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो इनके बारे में याद रखना। और इसकी स्थापना कब हुई संविधान सभा की, तो संविधान सभा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी कब, तो 6 दिसंबर 1946 में। अब दोस्तों इन 2 चीज़ों को याद रखना। अब यहाँ पे देखते हैं कि हुआ क्या था। तो संविधान निर्माण के समय, अब यहाँ पे विशेष समझना कि संविधान निर्माण के समय स्थानीय स्वशासन की मांग को लेकर काफी मतभेद हुआ। दोस्तों स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या होता है, स्थानीय संस्थाओं को शासन सौंपना, स्थानीय स्वशासन की बात बोली गई है। अब दोस्तों इस पर मांग क्यों उठी थी, क्योंकि महात्मा गांधी जी, एक इनका वाक्य था कि भारत क्या है, गांव में बसता है। भारत कहाँ पे बसता है, तो भारत गांव में बसता है, और भारत की जो उन्नति है वो कहाँ से होगी, गांव से भी ही होगी। अगर भारत का अस्तित्व तब तक बना रहेगा जब तक कि गांव रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे महात्मा गांधी जी का मानना था कि अगर आज़ादी के बाद भारत का अगर उत्थान होगा तो वो कहाँ से होगा, गांव से ही होगा। इसलिए इन्होंने गांव को शासन देने के लिए विशेष जोर दिया था। अब दोस्तों क्या हुआ, संविधान सभा का निर्माण हुआ, सभा ने संविधान को बनाना स्टार्ट कर दिया। उस समय क्या हुआ, तो स्थानीय स्वशासन की मांग उठने लगी। अब मांग उठने लगी जिसके फेवर में, जैसे स्थानीय स्वशासन के समर्थन में कौन कौन लोग थे, तो राजेंद्र प्रसाद जी थे यहाँ पे, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी भी थे। अब दोस्तों महात्मा गांधी, ये सभी लोग क्या चाह रहे थे, तो स्थानीय स्वशासन या भारत में गांव में जो स्तर है यहाँ पर शासन देने की मांग कर रहे थे। लेकिन संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी थे। तो इनके बारे में एक चीज समझ लेना कि भीमराव अम्बेडकर जी ने, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, इन्होंने इस चीज का विरोध किया था कि स्थानीय स्वशासन भारत में नहीं लागू होना चाहिए। अब ऐसा क्यों किया था इन्होंने, तो इनके बारे में बता दें कि दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसा मान सकते हैं कि उस टाइम पे भारत में सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखे और इसके साथ ही साथ एजुकेटेड और इसके साथ ही साथ दिमाग लगाने वाले व्यक्ति थे। तो दोस्तों इन्हें पता था कि यदि अभी भारत क्या हुआ है, आजाद हुआ है, लोग इतने क्या नहीं है, अवेयर नहीं है। अगर हम स्थानीय संस्थाओं को शासन करने की शक्ति सौंप दें तो यहाँ पे लोकल जो गांव में लोग हैं वहां पे आज भी क्या व्यवस्था चल रही है, तो वहां पे व्यवस्था चल रही है, साहूकार होते हैं दोस्तों, साहूकार और जो धनाढ्य लोग होते हैं उनके हाथ में क्या आ जाएगा, शासन आ जाएगा, और भारत की स्थिति क्या हो जाएगी, गांव की स्थिति और खराब हो जाएगी। इसलिए भीमराव अंबेडकर जी ने इसका विरोध किया वहां पे। लेकिन दोस्तों जब गांधी जी और इतने बड़े राष्ट्रीय नेता सभी लोग इस चीज के फेवर में थे, तब इस चीज के लिए कहीं ना कहीं तो इसका उल्लेख करना ही था। तब भीमराव अंबेडकर जी ने एक यहाँ पे दिमाग लगाया कि हम क्या करते हैं, इस बहस को छोड़ते हैं किनके ऊपर, तो राज्यों के ऊपर। अगर राज्य चाहेगा तो वो अपने यहाँ पे इस चीज का इम्प्लीमेंट करेगा, और नहीं चाहेगा तो इस चीज का इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने भारतीय संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख किया। क्यों किया दोस्तों, तो क्योंकि भाग 4 में क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब ये चीज तो आप लोग को पता ही होगी कि नीति निर्देशक तत्व क्या है। तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में मतलब क्या है इसका, कि राज्य चाहे तो इन चीजों का इम्प्लीमेंट कर सकता है और नहीं चाहे तो नहीं कर सकता है। राज्य पर कोई भी दबाव नहीं होगा, और इसके लिए क्या नहीं हो सकती, तो अपील नहीं हो सकती न्यायालय में कि राज्य ने ऐसा क्यों किया। और भाग 4 के जहां पे नीति निर्देशक तत्वों में इसका उल्लेख कहां पे, तो आर्टिकल 40 में कर दिया। जिसके बाद दोस्तों इन्हें पता था कि राज्य ऐसा करेंगे नहीं और स्थानीय लोगों को शासन मिलेगा नहीं, जिससे क्या होगा, गांव की संस्थाएं हैं या गांव के जो साहूकार लोग हैं इनके हाथ में शासन नहीं जाएगा और भारत
बच पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे दो चीजें हो गई। दो चीजें क्या हो गई कि एक तो जो लोग समर्थन में थे उनका यहाँ पे क्या हो गया, तो उनका यहाँ पे मान हो गया, उनकी बात रख ली गई और साथ ही साथ भीमराव अंबेडकर जी ने यहाँ पे इस चीज को कर भी लिया। दोस्तों इसके बाद देखेंगे हम एक्चुअल में भारतीय संविधान में जब पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया, वो कैसे लाया गया, कौन कौन सी समितियां थी जिसके थ्रू यहाँ पे भारतीय शासन व्यवस्था में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया, कैसे इस चीज को बढ़ाया गया, तो इसे देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू, जय हिंद।